आइसोटोप्स को डिस्कस करने के बाद अब हम आ जाते हैं कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ऊपर कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं और वो कौन सा फिनोमेना शो करते हैं। जी, प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तिबी खसूसियात, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आइसोटोप्स की, डिफरेंट होती हैं। ठीक हो गया, ये डिफरेंट है। इनमें से हम एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी के लिहाज से। जी, हमारे पास जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, फ्यू एलिमेंट हमने कहते हैं, चंद एलिमेंट ऐसे हैं जो ऐसे आइसोटोप्स रखते हैं जो क्या होते हैं हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। मतलब कुछ एलिमेंट के आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई रखते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब क्या होगा, इनके पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, हाई एनर्जी रखते हैं। तो फिर अगर ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होना चाहते हैं तो फिर क्या कहते हैं, ये जो अपनी एक्सेस एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी वो क्या करते हैं हमारे पास इमिट करते हैं। ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ये फिर एक्सेस एनर्जी, जो इजाफी एनर्जी होती है, एक्सेस एनर्जी, ये एक्सेस एनर्जी फिर ये इमिट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। तो एनर्जी की कुछ फॉर्म में से एक फॉर्म है रेडिएशन, तो फिर ये एक्सेस एनर्जी को इमिट कर देते हैं किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में ये अपनी एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद ये कुछ हद तक स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेडिएशन के लिहाज से आप याद कर लीजिएगा बेटा, हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा और गैमा आ जाती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो मतलब इनमें से ये तीन पार्टिकल में से कोई एक निकल सकता है। अब रेडियो एक्टिविटी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा अमल है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई का अपनी एक्सेस एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करना क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी। अगर हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें, द प्रोसेस इन विच, जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो क्या करता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई इमिट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, फॉर्म ऑफ रेडिएशन, शुआओं की फॉर्म में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई और यहाँ पे प्रोसेस मैंने आपको समझा भी दी है। उसके बाद आ जाता है टॉपिक, टर्म है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये क्या चीज़ है भाई, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई, आइसोटोप्स रेडिएशन इमिट करता है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। मतलब आइसोटोप जो क्या करता है, इमिट करता है किस चीज़ को, रेडिएशन को। जो रेडिएशन को इमिट करता है, खारिज करता है, वो आइसोटोप क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। एग्जांपल कर लें। जी बेटा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट के तीन आइसोटोप्स हैं, एक H11, H12, एक है
H13, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इन तीनों में से हमारे पास ये जो दो हैं, प्रोटियम और ड्यूट्रियम, इनके न्यूक्लियाई क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल न्यूक्लियाई रहता है और रेडिएशन इमिट नहीं करता। लेकिन जो थर्ड वन है, ये लास्ट वाला ट्रिटियम, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या करता है? ये रेडिएशन इमिट करता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जी। अब इसका रिएक्शन आपके बुक में नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। H13 ट्रिटियम का फार्मूला है। ये ट्रिटियम डिके हो जाता है किसके अंदर? हीलियम के एक न्यूक्लियाई के अंदर, 2-3 के अंदर, और साथ में प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम बीटा पार्टिकल का भी नाम देते हैं। ठीक हो गया, ये बीटा पार्टिकल है। इसका मतलब क्या है? ये अनस्टेबल होता है और इस तरीके से डिके करके ये प्रोडक्ट देता है। जी, ये हमारे पास हो गया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। उसके बाद होता है रेडियो एक्टिव डिके। क्या होता है रेडियो एक्टिव डिके? क्या है हमारे पास? एक अनस्टेबल जो आइसोटोप्स होता है, वो क्या करता है? वो हमारे पास रेडिएशन को इमिट करता है, और सम टाइम क्या होता है? रेडिएशन इमिट करने के बाद, सम टाइम, ऑलवेज नहीं, सम टाइम, रेडिएशन इमिट करने के बाद वो एक और न्यू न्यूक्लियाई के अंदर, मतलब एक और एलिमेंट के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास क्या देता है? एक अदर, दूसरा अदर एलिमेंट दे देगा। वो एक और एलिमेंट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, कि एक और एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और एलिमेंट के एटम के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जिसमें कन्वर्ट होगा क्या वो भी स्टेबल होगा? फिर वही बात, वो स्टेबल भी हो सकता है, वो अनस्टेबल भी हो सकता है। मतलब जो अदर एलिमेंट बना है, ये स्टेबल भी हो सकता है और ये हमारे पास अनस्टेबल भी हो सकता है। स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। आपके बुक के लास्ट के ऊपर कुछ रिएक्शन लिखे गए हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, उनको हम देख लेते हैं। हमारे पास है एग्जांपल के अंदर यूरेनियम, थोरियम और बिस्मथ। यूरेनियम एलिमेंट का ये एक आइसोटोप्स है 238। इसका 92 एटॉमिक नंबर है, 238 क्या है इसका मास नंबर। अगर हम इसका डिके देखें तो ये यूरेनियम डिके हो जाता है किसके अंदर? थोरियम के अंदर, TH, थोरियम के अंदर। और साथ में हम बुक के अंदर लिखा हुआ है एनर्जी। एनर्जी किस रेडिएशन में इमिट करता है? ये एनर्जी यहाँ पर इमिट करता है अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियाई है। हीलियम का एटम नहीं है, हीलियम का क्या है? न्यूक्लियाई है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसका मतलब क्या होगा? ये यूरेनियम अल्फा पार्टिकल इमिट करने के बाद थोरियम में, याद रखिएगा जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट कमी, एटॉमिक मैस या मैस नंबर में क्या होता है? 4 यूनिट की कमी। एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट कमी करें तो ये 90, मैस नंबर में 2 यूनिट करें तो 234। ये थोरियम बन गया, एक नया एलिमेंट बन गया। इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ये थोरियम अदर एलिमेंट, ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। ये मज़ीद रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब रेडियो एक्टिव डिके से गुजरेगा, और हमारे पास प्रोटैक्टिनम के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटैक्टिनम क्या है हमारे पास? यहाँ पे हम लिख देते हैं उसके लिहाज से PA। प्रोटैक्टिनम में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या होता है? एनर्जी इमिट करता है। कि यहाँ पे भी एनर्जी अल्फा पार्टिकल नहीं भाई, यहाँ पे एनर्जी हमारे पास अल्फा पार्टिकल नहीं, बल्कि किस फॉर्म में करेगा? बीटा पार्टिकल की फॉर्म में ये क्या करता है? एनर्जी को इमिट करता है। अब जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है, एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट इजाफा, मैस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या हो गया? बीटा पार्टिकल एक्चुअल में क्या है? ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के खारिज होने से मैं एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में कैसे फ़र्क आ गया? एक्चुअल में
ये इलेक्ट्रॉन एटम का नहीं है, ये प्रोड्यूस होता है वहाँ पे न्यूट्रॉन के डीके से। ठीक हो गया, ये एक लंबा प्रोसेस है। मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ कि जो न्यूट्रॉन होता है वो टूट जाता है प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक हो गया, और एंटी न्यूट्रिनो देता है, एंटी न्यूट्रिनो देता है। मतलब न्यूट्रॉन का डीके होता है इसके अंदर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। तो एक्चुअल में थोरियम में से एक न्यूट्रॉन डीके होता है जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, वो इमिट हो गया। ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा 91, लेकिन मैस नंबर वही रहेगा। तो आपकी बुक वाले ने इसका मैस नंबर लिखा हुआ है 231, लेकिन ये क्या है 234 ही रहेगा अगर इस तरह का डिके होता है तो। क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट चीज़ बिस्मथ, ये भी अनस्टेबल न्यूक्लिया है। बिस्मथ का एक आइसोटोप्स है 83-210, ये क्या है अनस्टेबल है। ये डिके होता है हमारे पास किसके अंदर, थैलियम के अंदर, Ti के अंदर। ठीक हो गया, और साथ में एनर्जी इमिट करता है। फिर वही प्रोसेस किस फॉर्म में, अल्फा पार्टिकल। क्या होता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियाई। और आप पहले पढ़ चुके हैं अल्फा पार्टिकल इमिट होने पर एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी। तो 83 से क्या बन जाएगा 81, और 210 से क्या हो जाएगा 206। क्लियर है बेटा यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आपके लिए एक एक्स्ट्रा बात, ये जो आइसोटोप्स का फिनोमिना है ये किसने सबसे पहले स्टडी किया था, ये एक साइंसदान है सूडे, उसने स्टडी किया था। और एक आपके लिए क्वेश्चन भी है कि आपने ये सर्च करना है कि अब कोई ऐसा भी एलिमेंट है जिसका सिर्फ एक ही आइसोटोप हो, मतलब जिसका सिंगल एटम हो, उसके कोई और एटम ना हो। ठीक हो गया, तो वो भी आपने सर्च करना है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।